संकल्प है, कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। दिल्ली में किसानों को पुलिस की निगरानी में जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दे दी गई है। किसानों को दी गई इजाजत के मुताबिक 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा के अधिकतम 200 लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। दिल्ली में इस समय आपदा प्रबंधन कानून लागू है, जिसके चलते डीडीएमए के दिशा निर्देश के तहत कोई जमावड़ा नहीं हो सकता। लेकिन किसानों के आंदोलन के लिए दिल्ली सरकार ने दिशा निर्देशों में कुछ बदलाव करते हुए ये इजाजत दी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले किसान सिंघू बॉर्डर से 4 बसों में आएंगे और सभी के पास पहचान पत्र भी होगा। किसान भारत की संसद की तरह ही किसान संसद का आयोजन भी करेंगे। किसानों का जत्था पार्लियामेंट की तरफ जाएगा, बसों में जाएंगे, 4 बसों में, और बसों में जाके वहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट में जाके मतलब रुकेंगे, वहाँ अपनी किसान संसद करेंगे। और किसान संसद में हम जो खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, एग्रेरियन क्राइसिस और ये जो 3 कानून एमएसपी वगैरह के मुद्दे हैं, इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। 6 मेंबरी हम एक संचालन कमेटी बनाएंगे, जिसमें 3 पंजाब से 7 किसान होंगे और 3 पंजाब के बाहर के जो प्रांत है वहाँ से होंगे। उन्हीं में से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बना देंगे और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उस संसद को चलाएंगे। बारिश से बेहाल मुंबई के लिए अगले 2 दिन और भारी साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने वहां अगले 2 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जिसकी झलक भी मिलने लगी। मुंबई के कई इलाकों में हुई बारिश की वजह से वहां जगह जगह पानी भर गया। कई इलाकों में तो सड़कें तालाब बन गईं। सामने आई एक तस्वीर में मुंबई एयरपोर्ट के पास का इलाका पानी में पूरी तरह डूबा दिखाई दिया। वहां घुटनों तक पानी भरने से लोगों के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। इसी तरह चेंबूर में भी भारी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गईं। बारिश ने ट्रैफिक की रफ्तार भी रोक दी। जगह जगह पानी भरने की वजह से कई जगहों पर लंबा जाम लग गया। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटे और मुश्किल साबित होने का अनुमान जताया। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए कई इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया। संसद सत्र के मॉनसून सत्र का आज का दिन भर भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं होने वाले सरकार के बयान के बाद विपक्ष आक्रामक मूड में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया हुआ है, लिहाजा सदन की कार्यवाही शुरू से ही हंगामेदार होने के आसार हैं। दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया में गरीबी और असमानता के खिलाफ फिर सड़क पर संग्राम छिड़ गया। अप्रैल में वहां कोरोना काल में टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर जबरदस्त कोहराम मचा था। वो प्रस्ताव वापस ले लिया गया और इस बार जब सरकार ने पहले से छोटा और नया टैक्स प्लान पेश किया तो लोगों ने उसे शिक्षा और रोजगार के हिसाब से नाकाफी बताते हुए फिर हल्ला बोल दिया। और जब एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश की आजादी का जश्न मनाने का मौका था तो राजधानी बोगोता में लोगों की पुलिस से जंग छिड़ी दिखी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर दनादन पत्थर बरसाए तो पुलिस ने उन पर जमकर आंसू गैस छोड़ी। लेकिन लोगों ने पुलिस के वार से निपटने के लिए अनोखी तिकड़म बैठा ली। उन्होंने आंसू गैस के गोलों को पकड़ पकड़ कर बाल्टियों में डालना शुरू कर दिया ताकि वो धुआं फैला ही ना पाए। लेकिन प्रदर्शनकारी यही नहीं रुके, फिर उन्होंने सरकार के खिलाफ अपने गुस्से की आग में चीजें ही फूंक डाली। यहाँ तक कि पुलिस की एक बख्तरबंद गाड़ी भी आग में जलती दिखी। प्रदर्शनकारियों के ऐसे तेवर देखकर तो पुलिस की गाड़ी को ही अपने टायर उल्टे दौड़ाने पड़े, मगर फिर पुलिस ने अपना दूसरा हथियार निकाला और लोगों पर पानी की जबरदस्त बौछार कर दी। ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। बुधवार को अपने समर्थकों को उन्होंने शहीद दिवस पर वर्चुअल तरीके से संबोधित किया, जिसके साथ संकेत दिए कि तृणमूल राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि बंगाल के बाद अब सभी राज्यों में खेला होबे। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने 2024 के चुनाव का शंखनाद कर दिया है। ममता ने शहीद दिवस कार्यक्रम के मंच से ऐलान किया कि जो खेल पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव में हुआ वही अब पूरे भारत में होगा। ममता ने 3 भाषाओं में दिल्ली सहित अन्य राज्यों में भी वर्चुअल भाषण दिया। साथ ही ये भी कहा कि अगले हफ्ते वो दिल्ली जाएंगी और विरोधी दल के नेताओं के साथ बैठक करेंगी। यानी संकेत साफ है कि ममता 2024 के चुनाव का बिगुल बजा चुकी हैं।
शहादत के मंच से सियासी महाभारत का ऐलान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपने साथ रहे कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की मौत पर शहादत दिवस मनाने का फैसला किया था। कार्यक्रम तो कोलकाता में था, लेकिन इसे वर्चुअल रैली का रूप देकर दिल्ली, यूपी और गुजरात समेत कई राज्यों में दिखाया और सुनाया गया। और ममता की इस वर्चुअल रैली का सबसे बड़ा ऐलान है खेला होवे, यानी कि 2021 में बंगाल में जो खेला हुआ उसे वो 2024 में पूरे देश में दोहराना चाहती हैं। त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए आगे বাড়বার জন্য বুথ কর্মীরা যেমন আমাদের ইলেকশনে কাজ করেছেন, ছেড়ে দিলে চলবে না। খেলা হবে, খেলা একটা হয়েছে, 5ই মের রেজাল্ট আপনারা পেয়েছেন, খেলা আবার হবে। যতদিন বিজেপিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত আমরা না করতে পারি ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, এভরি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। ममता शहीदी दिवस के साथ साथ वर्चुअल सभा करने लगी तो दिल्ली में बीजेपी ने ममता के राज में हुई राजनीतिक हत्याओं के विरोध में शहीदी दिवस मनाया। कोलकाता में ममता ने अपने कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी तो बीजेपी ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बीजेपी और संघ कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर बंगाल, दिल्ली, गुजरात और यूपी तक ममता के वर्चुअल संबोधन ने राजनीतिक हलचल मचा दी। कोलकाता में ममता के वर्चुअल भाषण ने दिल्ली में भी सियासी सरगर्मी बढ़ा दी, जहां पर ममता के इस भाषण को सुनने के लिए शरद पवार, पी चिदम्बरम सहित कई विरोधी दल के नेता कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच गए। ममता ने उन्हें देखकर ये कहा कि वक्त आ गया है कि सभी विरोधी दल एकजुट होकर साथ बैठें और आगे देश किस दिशा में जा रहा है इस पर चर्चा करें। साथ ही ममता ने ये साफ कहा है कि विरोधी दलों को एकजुट होकर एक फ्रंट बनाना पड़ेगा जिसके जरिए बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी, ममता बनर्जी ने अपनी बात देश के कई राज्यों तक पहुंचाने के लिए इन तीनों भाषाओं का इस्तेमाल किया और 2024 के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उन नेताओं का स्वागत किया जो उनके वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। ममता के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और पार्टी नेता सुप्रिया सुले आए। कांग्रेस से पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह पहुंचे। डीएमके से तिरुचि शिवाई, आरजेडी से मनोज झा शामिल हुए। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह आए तो शिवसेना से सांसद संजय राउत भी ममता के कार्यक्रम में शामिल हुए और समाजवादी पार्टी से सांसद रामगोपाल यादव और जया बच्चन के अलावा अकाली दल से सरदार बलविंदर सिंह ममता के वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। कोई मेरे को पूछता है बीजेपी कैसा पार्टी है। मैं तो कहने चाहूंगी कि बीजेपी एक हाई लोडेड वायरस पार्टी है। कोरोना का वायरस अब देखा, इससे बहुत सारे ज्यादा वायरस बीजेपी पार्टी में है। बंगाल में जो हिंसा कई सालों से चल रहा है, टीएमसी उसके एकदम अंतिम पर्याय तक ले गया है, जो कि लोकतंत्र में कल्पना नहीं कर सकते हैं। चुनाव के बाद लगभग 45 कार्यकर्ता की हत्या हुई है। कल भी रायगंज में हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई, पेड़ में टांग दिया गया है। निशंस रूप से हमारे 175 कार्यकर्ता की हत्या हुई है। वो समाज के सामने, देश के सामने लाना चाहते हैं। बंगाल की चुनावी जीत ने ममता समेत विपक्ष को सियासी ऑक्सीजन जरूर दी है, लेकिन 2024 का लक्ष्य बहुत बड़ा है और वहां तक पहुंचकर बहुमत हासिल करने की मंजिल आसान नहीं। इसके लिए ममता को बंगाल जैसा सियासी जादू पूरे देश में दिखाना होगा और टीएमसी या किसी भी दल के लिए अपने दम पर यह सब कर पाना फिलहाल नामुमकिन से कम नहीं है। इसलिए ममता की कोशिश है कि वो एनडीए के खिलाफ विपक्षी गठबंधन का चेहरा बन सके। पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली जोरदार जीत के बाद ममता बनर्जी को लगता है कि एनडीए के खिलाफ महागठबंधन का चेहरा उन्हें ही बनना चाहिए। टीएमसी को भी लगता है कि ममता की राजनीतिक स्थिरता को देखते हुए सभी विरोधी दलों को उनकी सरपरस्ती में ही गठबंधन को बनाना चाहिए। इस बीच खुद को देश का सबसे बड़ा विरोधी दल मानने वाली कांग्रेस को शायद ही ये मंजूर हो। ऐसे में अगर बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन बनता है तो गुणा गणित बहुत मजबूत नहीं रहेगा। इस बीच टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही कोशिश कर रही है कि पार्लियामेंट के चलते हुए दिल्ली जाकर सभी विरोधी दलों को एक कर एक नई सियासी दोस्ती की शुरुआत हो, जो 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सके।
प्रधानमंत्री इसी महीने यूपी के नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 30 जुलाई को यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, गाजीपुर और जौनपुर समेत 9 जिलों में बने नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे, जहां पर वो 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे मैच में मेजबान वेस्टइंडीज को 133 रन से हरा दिया। इसी के साथ वो 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को 2 दिनों के दौरे पर गोवा जाएंगे, जहां वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेंगे। राजस्थान के बाड़मेर में भारत और पाकिस्तान के जवानों ने एक दूसरे को सरहद पर ईद की मिठाई दी। पुलवामा हमले के बाद 2 साल में यह पहला मौका रहा जब दोनों देशों के बीच इस तरह मिठाई बांटी गई। 15 अगस्त से पहले आतंकी हमले के अलर्ट को देखते हुए लाल किले की सुरक्षा सख्त कर दी गई और उसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही सुबह जंतर मंतर पर होने वाले किसान संगठनों के प्रदर्शन की वजह से भी लाल किले की तरफ जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। 24/7 रेड फोर्ट को कवरेज दे रखा है हमने, एज वेल एज ऑल रूट्स लीडिंग टू रेड फोर्ट, उन पे भी हमारी राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट। बताया गया कि दिल्ली पुलिस, एनएसजी और डीआरडीओ ने मिलकर लाल किले के लिए 3 स्तर का सुरक्षा घेरा तैयार किया है। सड़क को क्लोज किया गया है। सन्नाटा यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि सड़क का जो रूट है वो एक वन वे कर दिया गया है, ताकि इस तरफ कोई आवाजाही न रहे। अपने तीखे बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत एक बार फिर चर्चा में है। कंगना रनौत देश में 1975 में लगाई गई इमरजेंसी पर बन रही फिल्म को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म में कंगना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल कर रही हैं, जो कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है और अभी से इसका विरोध शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर सियासी जंग लड़ने वाली कंगना रनौत अब सियासी इमरजेंसी के घेरे में फंसती नजर आ रही है। दरअसल कंगना की एक नई फिल्म आ रही है जिसको लेकर विवाद हो रहा है और फिल्म का नाम है इमरजेंसी। इमरजेंसी फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जिंदगी पर बनाई जा रही है। ऐसे में इंदिरा गांधी के बारे में बेहतर जानने के लिए कंगना रनौत ने प्रयागराज जाने का प्लान बनाया, जो कि कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। महिला प्रधान फिल्में करने का जुनून रखने वाली कंगना को इस बार इंदिरा गांधी का किरदार निभाने का मौका मिला है। हाल ही में उन्होंने लोगों को बताया कि वो 46 साल पहले देश में लगाई गई इमरजेंसी पर एक फिल्म बनाने जा रही हैं। इस फिल्म में वो खुद इंदिरा गांधी का किरदार निभाएंगी, तो साथ ही फिल्म का निर्देशन भी खुद ही करेंगी। इसके लिए कंगना प्रोस्थेटिक मेकअप का सहारा लेंगी। इसकी तैयारी करती हुई वो सोशल मीडिया पर नजर आ चुकी हैं। कंगना का दावा है कि इसके लिए उन्हें काफी रिसर्च करनी पड़ेगी और इंदिरा गांधी को करीब से जानना होगा। यही वजह है कि उन्होंने फैसला लिया कि अगले महीने वो इंदिरा गांधी की जन्मभूमि और कर्मभूमि प्रयागराज जाएंगी। आयरन लेडी कहलाने वाली इंदिरा गांधी के किरदार को समझने के लिए उनके निजी जीवन को समझना भी जरूरी है। इसीलिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने कंगना के इस प्रयागराज की टूर को प्लान किया है। बताया जा रहा है कि कंगना इंदिरा गांधी के स्कूल, उनके पुश्तैनी मकान में जाकर उनके शुरुआती जीवन, उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में जानकारियां इकट्ठी करेंगी। बताया ये भी जा रहा है कि इंदिरा गांधी की जीत के खिलाफ फैसला देने वाले जस्टिस जगमोहन लाल के घर भी जाकर उनके परिवार से कंगना रनौत मुलाकात कर सकती है। ये सब कांग्रेसियों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। बीजेपी इमरजेंसी को इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी गलती बताती है और इसे देश का काला इतिहास करार देती रही है। लेकिन अब जब इस पर कंगना रनौत फिल्म बनाने जा रही हैं, तो कांग्रेस को आपत्ति है। उसका कहना है कि इस फिल्म की वजह से इंदिरा गांधी की छवि खराब हो सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस फिल्म से जुड़े किसी भी आपत्तिजनक मुद्दे पर विरोध करने की तैयारी में बैठी है। एक पाकिस्तान को 2 पाकिस्तान बनाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऊपर अगर कोई भी किसी तरीके की ओछी टिप्पणी होगी तो उसका जवाब देश की जनता स्वयं देगी। यही नहीं, कांग्रेस ने कंगना के यूपी में दाखिल होने का विरोध भी किया है। इंदिरा गांधी की बायोपिक के बहाने इमरजेंसी का मुद्दा छिड़ा तो बीजेपी ने कांग्रेस पर फिर निशाना साधने में देर नहीं लगाई। बीजेपी ने इमरजेंसी को कांग्रेस का पाप करार दिया और कंगना के समर्थन में उतर आई। हम तो बधाई देते हैं कंगना रनौत जैसे नागरिकों को, कलाकारों को, जो ऐसे मुद्दे को भी सिनेमा के पर्दे पे लाना चाहते हैं। कांग्रेस का ये आचरण, ये कहना कि हम इमरजेंसी पे फिल्म नहीं बनाने देंगे, ये अपने आप में इस बात का गवाही देता है कि इन लोगों ने ऐसा पाप किया है जो चाहते हैं कि छुपा रहे। अगर कोई फिल्म बनने के बाद इनको लगता है कि ये आपत्तिजनक है, ये तथ्य सही नहीं है,
तो उसमें अपील करने का अधिकार सबको है, बनने से थोड़ी कोई रोक सकता है। कंगना की फिल्म पर बीजेपी और कांग्रेस के सियासी घमासान के बीच अब सबकी नजर कंगना के प्रयागराज दौरे पर है। इस फिल्म से पहले भी कंगना तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के ऊपर बनी फिल्म थलाइवी में मुख्य किरदार निभाकर सुर्खियां बटोर चुकी हैं। कंगना का कहना है कि उन्हें महिला प्रधान सब्जेक्ट्स पसंद हैं, पर इसी के चलते अक्सर वो विवादों में घिर जाती हैं। हालांकि अगर ये फिल्म इंदिरा गांधी पर नहीं बन रही होती तो शायद इतना हंगामा नहीं होता, क्योंकि इससे पहले भी कई फिल्में इंदिरा गांधी के जीवन पर बनी हैं। लेकिन कंगना रनौत पर बीजेपी समर्थक होने का एक तमगा है, जिसको लेकर कांग्रेस सपोर्टर्स को ऐसा लगता है कि फिल्म के जरिए वो इंदिरा गांधी की नेगेटिव इमेज क्रिएट करने की या बनाने की कोशिश कर सकती हैं। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां दो लोगों ने सरेआम एक शख्स की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया कि किसी पुराने विवाद की वजह से उन लोगों के बीच काफी देर तक बहस भी हुई, लेकिन फिर अचानक दोनों आरोपी सामने खड़े राहुल नाम के शख्स पर टूट पड़े। एक आरोपी के हाथ में लोहे की रॉड नजर आई, जिसने बड़ी बेरहमी से दूसरे शख्स की पिटाई की। शुरुआत में तो कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन बाद में सब पीछे हट गए। बताया गया कि इस हमले में राहुल को गंभीर चोटें आई। पीड़ित लड़के ने घटना की शिकायत पुलिस में भी दर्ज करवाई। इसके त्वरित संज्ञान लिया गया था और लड़के को चिन्हित किया गया था। बताया गया कि घटना के बाद ही दोनों आरोपी फरार हो गए, जिन्हें जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा पुलिस ने दिया। सुरक्षा बल की सख्ती और ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी ड्रोन से हमले की साजिश तो रच रहे थे, लेकिन अब कायराना हरकतों पर उतर आए हैं। बकरीद के मौके पर आतंकियों ने अनंतनाग में जम्मू कश्मीर के पुलिस के एक जवान के परिवार को निशाना बनाने की कोशिश की। इस कायराना हमले में उनकी पत्नी और बेटी घायल हो गए। पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकियों ने बकरीद के पवित्र मौके पर जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की कोशिश की। राज्य के बदलते हालातों से बुखलाए आतंकियों ने ड्रोन से लेकर जमीनी रास्तों से अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की। जम्मू के सतवारी में जहां पर ड्रोन देखने से हड़कंप मच गया, तो वहीं कश्मीर के अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी के घर पर हमलाकार आतंकियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की। हर दिन अपनी कायराना करतूतों का सुरक्षा बल की तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिलने से आतंकी इस कदर बौखला चुके हैं कि उन्होंने बकरीद से ठीक पहले कश्मीर के सिपाही सज्जाद अहमद मलिक की पत्नी और बेटी पर हमला कर दिया। अनंतनाग के वेरीनाग में हुए इस हमले में मां बेटी बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की सुरक्षा में फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल ले जाते वक्त दोनों की हालत गंभीर दिखी। हालांकि इलाज के बाद दोनों को खतरे से बाहर बताया गया। बकरीद से पहले पुलिस के परिवार पर हमले को आतंकियों की हताशा माना जा रहा है। इस हमले में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने बडगाम जिले में लश्कर ए तौबा के आतंकियों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए। एक तरफ जहां सुरक्षा बलों और मासूम लोगों को आतंकी निशाना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ड्रोन से साजिशें रचते भी दिख रहे हैं। मजहब के नाम पर दहशत फैलाने वाले आतंकियों को बकरीद जैसे पवित्र मौके की भी परवाह नहीं। बकरीद के मौके पर लोगों को डराने के मकसद से जम्मू में एक बार फिर ड्रोन नजर आए। बताया गया कि आज तड़के 4 बजे जम्मू एयरपोर्ट के पास फिर 2 ड्रोन देखे गए। ये ड्रोन जम्मू सिविल एयरपोर्ट और एयरफोर्स स्टेशन के मोहल्ला पीर बाबा में देखे गए। खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। दोनों ड्रोन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बताए गए। इससे पहले 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला हो चुका है और जम्मू के कई इलाकों में मिलिट्री स्टेशन और भारत पाक सीमा पर ड्रोन दिख चुके हैं। सुरक्षा बल की कार्रवाई के बाद कई ड्रोन पाकिस्तान की तरफ भागते भी देखे गए थे। चूंकि ड्रोन दिखने के मामले 15 अगस्त से पहले अचानक बढ़ गए हैं, इसलिए सुरक्षा बल की चिंता और चुनौतियां दोनों में इजाफा हुआ है। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने जम्मू के सतवारी इलाके को एक बार फिर से आतंकियों के निशाने पर बताया है। दावा किया गया है कि आतंकियों के निशाने पर कुछ अहम संस्थान हैं। सतवारी इलाके में हमले के मकसद से लश्कर के 3 आतंकियों का गुट आरएसपुरा सेक्टर के जरिए भारतीय सीमा में घुस चुका है। इसके अलावा आतंकियों का एक गुट जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आईईडी प्लांट करने की भी साजिश रच रहा है। आतंकियों की साजिश में बार बार सतवारी का जिक्र आ रहा है। सतवारी वही इलाका है जहां आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में ड्रोन के जरिए विस्फोटक गिराए थे। आतंकी हमले की साजिश बार बार और लगातार रच रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में उन्हें नाकामी हाथ लग रही है।
इन दिनों आतंकी संगठनों को पैसे की किल्लत से भी जूझना पड़ रहा है, क्योंकि सरहद पर सुरक्षा बल की चौकस निगाहों से आतंकी बच नहीं पाते। इसलिए अब आईएसआई ने नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। पुलिस ने जम्मू में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक युवक को दबोचा है। बताया गया कि मादक पदार्थों की तस्करी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। आईएसआई की साजिश नशे की लत डालकर कश्मीर के युवाओं की जिंदगी बर्बाद करना है। आतंकियों का कोई मजहब व दीन ईमान नहीं होता। बकरीद से पहले जिस तरह कश्मीरी सिपाही के घर पर हमला किया गया और ड्रोन से दहशत फैलाने की कोशिश की गई, ये उसका सबूत है। चूंकि कुछ दिनों के बाद स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी संगठनों की हर साजिश को नाकाम करना भी एक चुनौती है। असम के सीएम ने ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक साइकिल रैली में हिस्सा लिया और टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस साइकिल रैली में सीएम के साथ विपक्ष के नेता भी मौजूद रहे। इंग्लैंड ने तीसरे टी20 मैच में पाकिस्तान को 3 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने ये सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट पर 154 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 2 गेंद बाकी रहते ये मैच जीत लिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सुबह उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो रुड़की में एक महायज्ञ में शामिल होंगे। साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच वो लोगों से भी कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। खबर है कि पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस अगस्त के पहले हफ्ते में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। कहा जा रहा है कि इस चार्जशीट में पहलवान सुशील कुमार समेत 18 आरोपियों के नाम होंगे। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस से जासूसी के मामले में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस ने एक बार फिर जासूसी के आरोपों पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। मोदी जी गए थे जुलाई 2017 में इजरायल और 2017-18 से ये शुरू हुई बात। कांग्रेस के आरोपों पर केंद्र ने भी पलटवार किया। ये जासूसी के जेम्स बॉन्ड जब सत्ता में रहते हैं तो जासूसी का जाल बिछाते हैं, जब विपक्ष में आते हैं तो जासूसी का भौकाल खड़ा करते हैं। पुणे के पिपरी चिंचवड़ में अनोखे तरीके से एटीएम से लूट का मामला सामने आया है। शायद ये पहली बार होगा जब बदमाशों ने किसी एटीएम को पहले बम से उड़ाया और फिर लाखों रुपए लेकर चंपत हो गए। इस अनोखे तरीके से हुई एटीएम लूट ने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया है। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में एटीएम मशीन की लूट का एक ऐसा मामला सामने आया है जो आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। लुटेरों ने एटीएम मशीन को बम और बारूद लगाकर उड़ा दिया और उसमें रखे हुए लाखों रुपए लेकर चपत हो गए। इस तरह से एटीएम मशीन की लूट की वारदात से पुलिस भी हैरान है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस अब जांच में जुटी हुई है। पुणे से आई ये तस्वीरें मामूली नहीं हैं। एटीएम से पैसों की लूट की ये घटना सामान्य नहीं है। इसकी वजह बेहद खास है। एटीएम को लुटेरों ने न तो तोड़ा और न ही गैस कटर से काटा। इसके लिए उन्होंने जो तरकीब अपनाई वो इससे पहले देश में कहीं देखा सुना नहीं गया। एटीएम तोड़ने के लिए लुटेरों ने बम धमाके का सहारा लिया और रुपए से भरी मशीन को ले उड़े। ये धमाका इतना ताकतवर था कि जिस कमरे में एटीएम रखी थी उसके दरवाजे टूटकर दूर बाहर जा गिरे। पुलिस भी मान रही है कि इससे पहले पुणे के ही पास इस तरह की नाकाम कोशिश हुई थी, लेकिन इस बार लुटेरों ने जो कुछ किया उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस टाइम में हम फर्स्ट टाइम देखा गया कि एटीएम को ब्लास्ट किया गया है। काफ़ी टाइम हम देखा गया कि एटीएम को चुरा के लेके गए। काफ़ी टाइम देखा गया कि एटीएम को काट के गैस कटर का यूज़ करके लेके गए हैं। कुछ टाइम में उसने कुछ ये करके खाली ट्रे तोड़ा गया है, बट इस टाइम में ब्लास्ट करके पैसा निकालना है फर्स्ट टाइम हुआ है। धमाके की वजह से एटीएम के परखचे उड़ गए। धमाके की ताकत देखने के बाद मौके पर सीआरपीएफ की टीम भी भेज दी गई, जिसने पहुंचते ही पुलिस के साथ जांच शुरू कर दी। सीआरपीएफ के अफसर मौके का मुआयना करते और वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते दिखे। इस तरह की लूट की वारदात ने पुलिस और जांच एजेंसियों को गहन सोच में डाल दिया है। इसके पीछे की वजह भी है। लूट का इस तरह का तरीका किसी के दिमाग में आया कैसे? अगर आया भी तो उसे इस तरह की लूट की वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बम और बारूद कहां से मिला? क्या ये कोई साजिश है? क्या इन लोगों के तार देश विरोधी लोगों से जुड़े हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनकी गहन जांच करना जरूरी है। यही वजह है कि पूरे मामले की जांच एटीएस को सौंपी गई है। देर रात हुई इस लूटकांड की भनक लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि इस तरह से लूट के पीछे कोई छोटी मोटी साजिश नहीं। पुलिस ने
साजिश के पीछे छिपे चेहरों के सुराग के लिए सीसीटीवी फुटेज निकलवाए तो हैरान करने वाली तस्वीरें दिखी। सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स एटीएम वाले कमरे में घुसता नजर आया। पहचान छिपाने के लिए इसने हेलमेट पहन रखे थे और उसके हाथ में कोई बैग भी दिखा। एक और शख्स बाहर सीढ़ी पर बैठा नजर आया। एक और तस्वीर में ये दोनों एटीएम वाले कमरे से बाहर निकलते दिखे, जिसमें दूसरे शख्स के हाथ में बैग और पहले शख्स के हाथ में एक तार दिखी, जिसका एक सिरा कमरे के अंदर था। धमाके के बाद मिले गोला बारूद के अंश और इसे अंजाम देने में तार की मदद से जांच एजेंसी को विस्फोट में आईईडी के इस्तेमाल का शक है। बताया गया कि पुलिस को मौके से भी तार मिला है। जांच में एटीएस को शामिल करने की एक वजह ये भी है। बताया गया कि अंधेरा होने और जल्दीबाजी की वजह से लुटेरे करीब 10 लाख रुपए मौके पर ही छोड़ गए। लुटेरों के हाथ करीब 30 लाख रुपए लगे। 39 to 40 लाख उसमें पैसा था, तो उसमें से 10-12 लाख कुछ वहाँ नीचे गिरे हुए, उसका भी पूरा अब तक काउंटिंग नहीं हुआ है। बचे हुए पैसे हो सकता है 25 से 30 लाख के बीच में उनमें लेके गए। लूट के बाद भागते लुटेरों की एक और तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें बाइक पर बैठने के बाद एक लुटेरा फिल्मी स्टाइल में पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखकर सैल्यूट करता नजर आया। महाराष्ट्र पुलिस एटीएम मशीन के इस लूट की वारदात को हल्के में नहीं ले रही है। मौके पर बम निरोधक दस्ते का पहुंचना, मामले की इन्वेस्टिगेशन एटीएस को सौंपे जाना ये साफ तौर पे बताता है कि अगर ये कोई स्थानीय गिरोह होता तो ऐसे में पुलिस कड़ी मशक्कत करते हुए उसके ऊपर नकेल कस देती। लेकिन अगर ये कोई साजिश से जुड़ा हुआ गिरोह है जो कोई नई बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है, कोई नई चाल चल रहा है, तो उसकी जड़ तक पहुंचना ज़रूरी है। यही वजह है कि सारी जांच एजेंसियां इस वक्त पूरे मामले को तह से खंगालने में जुटी हुई हैं। हर किसी को इंतज़ार है कि ये साजिश कब बेनकाब होगी।